Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes. Okay, if you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. Ma'am. Yes. मैम बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मैम माइनॉरिटी को मिला था या फिर मेजॉरिटी को मिला था मैम बेल्जियम के केस में? You are talking about topic of day before yesterday. We'll discuss that in the end of the class. I'm just asking about yesterday's topic. While completing this chapter, फिर आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पहले वाले टॉपिक्स की वो तब सॉल्व की जाएगी. Anybody else? ओके मैम. No doubt, ma'am. Okay. तो कल हमने इसके पावर शेयरिंग के रीजंस पढ़े थे. उसमें हमने 2 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर लिए थे, पढ़ लिए थे. अब हमें थर्ड पॉइंट पढ़ना है. Power may also be shared among different social groups such as the religious and linguistic groups. Power जो है वो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में भी शेयर की जाती है, भले ही वो धर्म से रिलेटेड ग्रुप्स बने हुए हों या लैंग्वेज से रिलेटेड ग्रुप्स बने हुए हों. कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट. अब उसी तरीके से जब हमने बेल्जियम का केस पढ़ा था तो वहाँ जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, उन्होंने थर्ड टाइप की जो गवर्नमेंट बना रखी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इस तरह के अरेंजमेंट का. In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislatures and administration. कुछ देशों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल अरेंजमेंट इस तरीके से किए गए हैं कि जो सोशली वीक सेक्शन है, यानी कि वो सेक्शन जिनको समाज में इतनी ज्यादा अच्छी इंपॉर्टेंस नहीं मिली है, या विमेन जो है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं कि उनको लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ परसेंट रिजर्वेशन दे करके या उनको कुछ ऐसी स्पेशल अरेंज करके उनके लिए चीज करी गई है जिससे उनको भी वहां पर मौका मिले. Last year we studied the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of our country. Last year हमने 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज हैं या जो अपने पार्लियामेंट है उनके अंदर कुछ रिजर्व कोटा होता है हम लोगों के लिए, जो बेसिकली वीकर सेक्शन या विमेन जो है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया है. ठीक है, इससे होता क्या है, इससे सिंपली ये होता है कि उनके तबके के जो लोग हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आकर के वहां अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वो वहां पे जाए और फिर उनकी प्रॉब्लम्स को वहां पे उठाए और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले. बेसिकली उनकी बात रखने के लिए ये चीज करी गई है. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. अब बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि इस तरह का अरेंजमेंट क्यों किया गया है सरकार के अंदर, इसलिए किया गया है कि सरकार के अंदर उनको और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनको, ये जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है, मौका मिले उनको अपनी बात रखने का, और उनको ऐसा फील ना हो कि सरकार ने उनको बिल्कुल अलग कर दिया है और वो एलियनेटेड फील ना करें. एलियनेटेड फील यानी कि वो जैसे आपको बताया था बेल्जियम और श्रीलंका के केस के अंदर, बेल्जियम में तो उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला था, लेकिन जो श्रीलंका वाला केस था वहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे उनको प्रॉपरली ऐसा फील हो रहा था कि हमें तो हमारे ही देश में बिल्कुल अलग कर दिया गया है, ये हमारा होमलैंड है, इसके बावजूद भी हमें कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है. काइंडली म्यूट योरसेल्फ इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू से. ओके, तो इसीलिए ये रिजर्वेशन उनको इसीलिए दिया गया है. दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन द पावर. इस लाइन को मार्क कर लीजिए. ये मेथड क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी प्रॉपर इक्वल शेयर मिले उनकी पावर में. In Unit 2 we shall look at the various ways of accommodating social diversities. Unit 2 के अंदर हम देखेंगे क्या अलग अलग तरीके होते हैं सोशल डाइवर्सिटीज को साथ में लेकर के आने के. थर्ड पॉइंट के अंदर किसी को भी कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. नो मैम.
Okay. Then we have fourth point. Power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups, and movements control or influence those in power. पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स जो होते हैं वो इस तरीके से भी देखा जाता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, प्रेशर ग्रुप्स हो या मूवमेंट्स हो, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, उनको प्रभावित करते हैं, उन पर कुछ अपना असर डालते हैं। जो भी लोग पावर में होते हैं उनका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस जो है, इम्पैक्ट जो है लोगों पर पड़ता ही है। इन अ डेमोक्रेसी The citizens must have freedom to choose among various contenders for power. डेमोक्रेसी के अंदर कई सारे जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास में फ्रीडम, आजादी होती है कि वो अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, ठीक है, अपने हिसाब से अपने किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए वो चुन सकते हैं, ये उनके पास में फ्रीडम है। In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. और contemporary democracies के अंदर ये क्या है, इस तरीके से देखा जाता है कि उनको जितने भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं चुने हुए, उनके बीच में कंपटीशन कराया जाता है जो अलग अलग पार्टीज के बीच में होता है। Such competition ensures that power does not remain in one hand. इस तरह का जो कंपटीशन होता है वो ये बताता है हमें कि पावर जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी के हाथ में या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में नहीं जाए, इस तरह के कॉम्पिटिशन से, और वो प्रॉपरली डिवाइड हो। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. अब इस लाइन को भी मार्क कर लीजिए कि लॉन्ग रन में हमारी ये जो पावर शेयरिंग है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंट करती हैं, उनको पावर्स दी जाती हैं, और उन पार्टीज की अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं। आइडियोलॉजीज का मतलब क्या होता है, विचारधारा उनकी अलग अलग होती है, उनके अलग अलग सोशल ग्रुप्स के हाथ में ये पावर्स जो है वो डिवाइडेड होती हैं, तो वो अपने अपने ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे क्या है आगे जाके किसी के बीच में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। आइडियोलॉजीज का मतलब होता है विचारधारा, यानी कि हर पार्टी जो है वो अपने अपने हिसाब से अपने कुछ पॉइंट्स लेकर के चलती है, ऑब्जेक्टिव्स लेकर के चलती है, और वो उसी बेसिस को प्रमोट करते हुए आगे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी रिसेंटली हम बात करेंगे, जो हमारे यहाँ दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी जो है, उनके अंदर उनकी बीजेपी वाले जो है उनकी अलग आइडियोलॉजीज बनी हुई है, उनकी अलग विचारधारा, जिसके बेसिस पे वो लोग अपनी पार्टी को प्रमोट करते हैं और काम करते हैं, और उसी तरफ दूसरी जो है वो कांग्रेस है, उनकी अलग चल रही है। तो जो भी लोग जिस भी आइडियोलॉजी से संतुष्ट होते हैं या जिस भी आइडियोलॉजी को फेवर करते हैं, वो उसी पार्टी के को सपोर्ट करते हैं और काम करते हैं। तो बेसिकली ये भी एक अलग तरीके की चीज होती है। आइडियोलॉजीज वर्ड जो है आपने अपने आंसर के अंदर जरूर से इंक्लूड करना है, क्योंकि इससे आपका आंसर जो है वो काफी इम्पैक्टफुल रहेगा। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest elections. अब क्या होता है, ये जो इस तरह की जो ये शेयरिंग होती है, ये इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ता है जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो है वो एक अलायंस बनाती हैं, यानी कि साथ में मिलकर के इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है। If their alliance is elected, अगर उनका जो alliance है वो elect होता है, they form a coalition government and thus share power. What is the meaning of coalition? Coalition का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। जब इस तरह की दो पार्टीज मिलकर के, जैसे एनडीए है और यूपीए है, तो एनडीए के अंदर बीजेपी है और एक और पार्टी है वो इंक्लूडेड है, तो जब ये साथ में इलेक्शन लड़ते हैं और फिर उसके बाद में ये जीत जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, गठबंधन की सरकार बनाते हैं। गठबंधन की सरकार के अंदर क्या होता है, जितनी भी पार्टीज ने मिलकर के अलायंस किया है, साथ में आकर के संघ के अंदर उन्होंने काम किया है, इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद में जीत गए, फिर वो सरकार बना रहे हैं, तो उसके अंदर उनकी पावर्स जो है वो प्रॉपर्ली डिवाइडेड होती है। दोनों ही पार्टीज, दो पार्टीज हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। समझ में आया किसी को अभी तक अभी कोई दिक्कत इस टॉपिक के अंदर? नो मैम। तो ये जो वर्ड्स हैं, कोलिएशन और अलायंस और आइडियोलॉजीज, ये वर्ड्स जो हैं आपको यूज करने हैं अपने आंसर को इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए। In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers, and industrial workers. अब डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर आपको अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, फार्मर्स का, इंडस्ट्रियल वर्कर का, अलग अलग ग्रुप्स जो है आपको देखने को मिलेंगे इस तरह डेमोक्रेसी के अंदर। They also will have a share in governmental power, either through participation in governmental committees
और bringing influence on the decision making process. अब क्या हो रहा है, सिंपली ये देखा जा रहा है जाता है कि जो अलग अलग फील्ड के जो लोग होते हैं उनका क्या असर पड़ता है, उनको भी कुछ हिस्सा मिलता है गवर्नमेंटल पावर के अंदर, ठीक है, या तो वो पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंटल कमिटीज के अंदर तो उनको हिस्सा मिलेगा, या फिर वो अपना कुछ इन्फ्लुएंस डालें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो इन यूनिट थर्ड वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। यूनिट थर्ड के अंदर आपको मालूम पड़ेगा किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो है काम करती हैं, किस तरीके से प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं और किस तरीके से सोशल मूवमेंट्स जो है वो इफेक्टिव रहते हैं। सिंपली अब ये जो फार्मर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जितने भी ये लोग होते हैं, इनका क्या रोल रहता है इन, अब सपोज कि यहाँ पर किसी एरिया के अंदर उनको कोई डिसीजन लेना है सरकार को, तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं, कमेटी बिठाते हैं। कमेटी बिठाने के अंदर सिंपली ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर रीजन से जहां पर जैसे सपोज कहीं पे इंडस्ट्री लगवानी है, पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर ये उनको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो भी उनका पर्टिकुलर व्यक्ति होगा उस एरिया का, और उनकी जो आपस में समझ होगी, वहां से एक व्यक्ति को लिया जाता है जो इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो। उस व्यक्ति का, क्योंकि वो इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसका भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस वहां पे रखी जाएगी उस कमेटी के अंदर, कि वो अपने प्रॉपर सजेशंस दे सके कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहली बात तो उस फील्ड से फेमिलियर है, दूसरा वो उस एरिया को बिलोंग करता है। तो इस तरीके से ये फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स और बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इनका एक रोल जो है वो भी रखा गया है इस तरह की कमेटी के अंदर, पावर शेयरिंग के अंदर। अब ये कंप्लीट हो गया है, किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, जो अभी पढ़ाया उसमें पहले तो। Students, is there any problem? No, ma'am. No, ma'am. Okay. अब इस चैप्टर में कहीं से भी कोई भी दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। One of you was asking about something. Kindly repeat that question. यस मैम। मैम जो बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन था मैम, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिला था या मेजॉरिटी कम्युनिटी को मिला था बेल्जियम के केस में? बेल्जियम के केस में बाद में उनको लेटर ऑन मिला था, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनको मिला था बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन, काफी बाद में मिला था। ये लाइन जो है आपकी यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं, जो डच बोलने वाले लोग थे उनके साथ में ये चीज हुई थी और वो काफी लेटर ऑन, उनको काफी बाद में मिली थी। ये मैंने मार्क कर दी है, आप इसमें से देख सकते हैं, ये जो बेल्जियम एंड श्रीलंका वाला टॉपिक है उसमें ग्रीन कलर की लाइन जो अंडरलाइन कर दी गई है। ओके, एनीबॉडी एल्स, किसी और को कोई दिक्कत? Ma'am, यस। ma'am, second reason of power sharing. Second reason of power sharing. Okay. Let me just open it. This one, power can be shared among the government at different levels. Yes, ma'am. Okay. So basically पावर जो है वो अलग अलग गवर्नमेंट लेवल्स पर होती है। हमने यहाँ पर पढ़ा था जैसे पहले ऊपर भी कि किस तरीके से डिवीजन दिया हुआ था, एक था हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लेवल और दूसरा था हमारा वर्टिकल लेवल। हमने आपको, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो पूरे एंटायर कंट्री को गवर्न करती है उसको तो हमने यहाँ पे बोला है जर्नल गवर्नमेंट, ठीक है, और जो अलग दूसरे रीजनल लेवल पे काम कर रही है उसको बोला गया प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे, ठीक है। दो चीजें बोली गई हैं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो और देशों के साथ में रिलेटेड भी है, ठीक है। हमारे देश के अंदर क्या होता है, हमारे देश के अंदर जब
पावर शेयरिंग देखी गई है, जो अलग अलग लेवल मेंशन किए गए हैं, एक तो है हमारा नेशन लेवल पे, इंडिया के अंदर उसको बोला जाता है सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। और जो इससे नीचे, अब जैसे हमारे पूरे देश भर में किसकी सरकार चल रही है, अभी बीजेपी की चल रही है, ठीक है। सेंटर में कौन आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है। लेकिन अलग अलग स्टेट वाइज देखा जाए तो अलग स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं, ठीक है। जैसे हमारे राजस्थान का एग्जाम्पल है, जो हमारे यहाँ पे रीजनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हम स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे। वो किसकी है अभी एट प्रेजेंट, अभी कांग्रेस की है। तो इस तरीके से इसको समझिए, यहाँ पे सिंपली ये बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है उसकी पावर्स जो होती है वो अलग अलग लेवल पर डिवाइडेड होती हैं। एक सबसे ऊपर आता है नेशन, ठीक है, पूरे देश, उसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट या जनरल गवर्नमेंट, ठीक है, या सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट इंडिया के अंदर। और फिर उसके बाद में जो उससे नीचे वाले लेवल पे आती है उनको बोलते हैं जो स्टेट, इंडिया के अंदर बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे इसको बोला जाता है, नाम दिए हुए हैं सिंपली। जो इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर तो बोलते हैं मेन वाली को सेंट्रल और यूनियन, और उससे नीचे वाली को स्टेट। और वर्ल्ड में जो बाकी जगह है, जो बाकी कंट्रीज हैं, उनके अंदर सिंपली अलग अलग टर्म्स दी गई हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला गया है, नाम ही बताए गए हैं आपको कि कौन कौन से लेवल पे सरकारें, सरकार जो है वो मेन पावर में कौन सी होती है, उससे नीचे वाली पावर में क्या होती है, और उसके अलग अलग नाम देश दूसरी कंट्रीज में क्या रखे गए हैं और इंडिया के अंदर क्या रखे गए हैं, ठीक है। मैं लाइन टू लाइन वापस से पढ़ देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। पूरे कंट्री के लिए जो है उसके लिए जनरल गवर्नमेंट बोला गया है, और जो उससे नीचे स्टेट्स के लिए होता है वो है प्रोविंशियल और जनरल लेवल, ठीक है। Regional level. Such a general government for the entire country is usually called federal government. अब जो पूरी कंट्री के लिए सरकार चुनी जाती है उसको बोला जाता है फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, और हमारे देश के अंदर इसको किस नाम से पुकारा जाता है, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट के तौर पे। The governments at the provincial or regional level are called by different names in different countries. अब जो सरकारें होती हैं प्रोविंशियल और रीजनल लेवल की, उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है अलग अलग देशों के अंदर। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इंडिया के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। अब ये जो इंडिया वाला सिस्टम है ये हर कंट्री के अंदर फॉलो नहीं हो रहा है। There are many countries where there are no provincial or state governments. कई सारी ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पर कोई प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। But in those countries like ours, where there are different level of governments, the constitution clearly lays down the powers of different levels of the government. अब वो कंट्रीज, लेकिन वो कंट्रीज जो हमारे देश की तरह ही काम कर रही हैं, जहाँ पे अलग अलग सरकार के लेवल हैं, वहां पर उनके संविधान ने क्लियरली बोल रखा है अलग अलग लेवल्स पे जो सरकारें उनको क्या क्या पावर्स मिलेंगी। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, और यही चीज इन्होंने बेल्जियम के अंदर करी थी, बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका, लेकिन पूरी तरीके से नकार दी थी श्रीलंका के अंदर। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। अब ये जो डिवीजन होता है पावर्स का, ठीक है, जो अलग अलग सरकारों के लेवल पे होता है, एक नेशन के, फिर उसके बाद स्टेट के, उस चीज को बेसिकली कॉमनली ये कहा गया है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। The same principle can be extended to levels of government lower than the state government, such as the municipality and panchayat. अब सेम चीज जो है वो उन सरकारों के लिए भी है जो स्टेट के नीचे आती हैं, यानी कि अब जो सिटीज के अंदर होती है, म्यूनिसिपालिटीज, पंचायत होती है गांव के अंदर, इनके लिए भी पावर्स जो है वो रखी गई है, वही प्रिंसिपल उनके लिए भी माना गया है। That is called division of powers involving higher and lower levels of government, vertical division of powers. इसीलिए यहाँ पे हमें इस जो हमारे डिवीजन है, पहले नेशन आ गया, फिर उसके बाद में स्टेट आ गया, फिर उसके बाद में म्यूनिसिपालिटीज और पंचायत आ गई। इस डिवीजन को बोला गया है वर्टिकल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे एक हायर लेवल है और एक लोअर लेवल भी है। We shall study these at the some length in the next chapter. अब इन चीजों को हम डीप में कब पढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। समझ में आया आपको ये पॉइंट, या मैं आपको दोबारा से समझाऊं? Yes, ma'am. किसी और को कोई दिक्कत? मैम किसी बट लिखा हुआ है देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर there are many countries
where there are no Where provincial or state are no government. हाँ, provincial or state governments. इसका मतलब ये है कि ये जो बीच वाला लेवल है ये यहाँ पर नहीं है। ऐसे भी कई देश हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है। जब यही नहीं है तो ये वाला तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए वहां पर सिर्फ ये वाला ऊपर जो अपर लेवल है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, वो ही मेन है। कई ऐसी कंट्रीज भी हैं। मैम बट इसमें लिखा हुआ है लाइक कार्स, लेकिन इंडिया में तो स्टेट गवर्नमेंट है। तो बेटा यहाँ पे यही तो बोला गया है, आप ध्यान से पढ़िए तो सही, कि कई सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ पे ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाली चीज है ही नहीं। उन्होंने ये थोड़ी बोला कि इंडिया में ऐसे नहीं है। उन्होंने इंडिया की बात अलग रखी है, फुल स्टॉप लग चुका है। फुल स्टॉप का मतलब सेंटेंस खत्म हो गया है, तो उन्होंने सिंपली एक बात कही है। इसको आप इंडिया से रिलेट मत करिए। इंडिया के लिए तो उन्होंने दोनों बताए हैं कि वहां पे नेशन वाली भी है, सेंट्रल भी है, यूनियन भी है, और रीजनल भी है, जिसको यहाँ पे स्टेट बोला गया, और उसके नीचे म्यूनिसिपालिटीज और पंचायत भी है। कंफ्यूज नहीं होना है दोनों पॉइंट्स में, वो सिंपली उन्होंने एक अलग बात रखी है। इज इट क्लियर? ओके मैम। और किसी को कोई दिक्कत? यस मैम, क्लियर। मैम वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल का सेकंड पॉइंट क्या है? लेट मी ओपन इट। सेकेंड पॉइंट जो है इसका, वो मॉरल बेस्ड रीजन है, डीपर रीजन है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि डेमोक्रेसीज के अंदर पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है। पावर शेयरिंग जो है वो बेसिकली स्पिरिट होती है किसी भी डेमोक्रेसी की, किसी भी जनतंत्र की एक मेन सोल होती है। यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक रूल जो है उसके अंदर पावर शेयरिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसको अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि उसका असर जो है वो लोगों के ऊपर बहुत पड़ता है, यानी उस पावर का असर लोगों के ऊपर बहुत पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि लोगों के साथ कंसल्ट किया जाए कि वो भाई किस तरीके की सरकार चाहते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर लोग, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है और लोगों से होती है। तो वो वाली चीज को पूरी तरह जब आपको एक्सरसाइज करना है या पूरी तरह आपको उसको इम्पैक्टफुल तरीके से चलाना है, तो लोगों की कंसल्टेशन जरूरी होती है, कि लोगों से आप कंसल्ट करके उनका काम करें। एक अच्छी लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो तभी हो सकती है जब वहाँ के सिटीजन्स जो है पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें इस सिस्टम के अंदर। अगर उनको मौका नहीं दिया जाएगा तो वो प्रॉपरली सरकार जो है काम नहीं करेगी, लंबे समय तक वो काम नहीं कर पाएगी, और वो जल्दी ही जो है सरकार गिर जाएगी। ये इसके सेकंड पॉइंट में बोला गया है, जिसको मॉरल पॉइंट भी बोला गया है। इज इट क्लियर? परम सिंह चौहान, you can mute yourself. You don't have to unmute yourself again and again. Yes, अब क्लियर हुआ आपको ये सेकंड पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने इतना ही करना है। आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सून आंसर्स विल बी अपलोडेड ऑन योर स्कूल ऐप and it will be in PDF form. So download it from there and then you have to write the question and answers in your fair copy or register, whatever you are maintaining. Okay? Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, बाय मैम। Okay. Have a nice day ahead. God bless you.